आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021-2022 में पूछे हुए आपके ये प्रश्न आपको ले गए हैं। हमने इसके कई पार्ट आपके बनाए हैं, जैसे कि आपकी हिस्ट्री की भी बनाया है। यहाँ पर जो आपकी समान जागरूकता है उसके भी प्रीवियस ईयर कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। और भी आपके जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको भी यहाँ पर कवर किए हैं। बचे हुए जैसे कि आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पॉलिटी के हैं, आपके इकोनॉमिक्स के हैं, आपकी ज्योग्राफी के हैं, ये भी आपके लगातार आपको दिए जा रहे हैं। साथ में आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। आपके देख सकते हैं कि मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। और इस समय वाली जो क्लास होती है इसको पूरा लीजिए, मतलब डेली लीजिए, डेली क्लास लीजिए। क्योंकि भाई देखिए आपने मॉडल पेपर हमने आपको देते भी हैं। मॉडल पेपर के साथ साथ अगर ये जब आप पढ़ेंगे तभी आपका यहाँ पर बेसिक कंप्लीट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिवीजन होंगे, ठीक है। चलिए आवाज़ आ रही है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, आवाज़ आ रही है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, राम राम सभी को, जय हिंद। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। चलिए बताइए यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग, यहाँ पर कह रहा है किस राज्य में विधान परिषद है। तो आपको हमने बताया था कि विधान परिषद आपके 6 राज्यों में है, जिनमें से दोस्तों आपका जो आंसर आपका है सी नंबर कर्नाटक, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ गया है लगभग सभी का आ गया है, सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए आपका आया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य इनमें से कौन सा है। पेड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनेगा दोस्तों तेलंगाना। याद रखिए डेट आपसे पूछ ले तो डेट आपको बताना है 2 जून, क्या बताना है 2 जून 2014 को तेलंगाना आपका जो कि 29वां राज्य बना था। ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी मतलब राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये किस संविधान से प्रेरित है। चलिए नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। ये आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, है ना। ये आपके 1937 में आपके लिए गए थे। ये आपके किस में है तो आपके भाग 4 में, याद रखिएगा जो डीपीएसपी हैं वो आपकी किस में है, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपका इनका वर्णन है, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा आपसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जवाब देना है। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या है, यहाँ पर देखिए कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो आपका आर्टिकल नंबर आपका 32 होता है। धर्म की स्वतंत्रता ये आपके 25 में आ जाएगा। यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी जिसका है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके प्रत्येक नागरिक को भाषण द्वारा, लेखन, मुद्रण, चित्र या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए विधानमंडल या इनमें से कोई नहीं, जनता या न्यायपालिका। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, विधायिका के प्रति हो जाएगा क्या, यहाँ पर 5 नंबर में। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। याद रखिए विधानमंडल अर्थात विधायिका, मतलब याद रखिएगा विधानमंडल कह सकते हैं या तो हम लोग इसे क्या कहते हैं विधायिका, मतलब जो होता है कि कार्यपालिका ये निर्वाचित विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है ना। अर्थात कह सकते हैं कि उसे विधायिका या उसके एक भाग यदि अगर द्विसदनीय हो तो इसका विश्वास बनाए रखता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। तो आपसे दिया गया है यहाँ पर पॉइंट, कह रहा है लिखित और विस्तृत संविधान, ये तो बिल्कुल सही बात है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी सही है। एकल नागरिकता भी है। द्विस्तरीय सरकार ये आप कह सकते हैं संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ऑप्शन सी द्विस्तरीय सरकार ये विशेषता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। चलिए 7 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। लाइक शेयर भी करते चलिए भाई। देखिए इतने आपके अच्छे क्वेश्चन हम लाते हैं, प्रीवियस ईयर हो या आपका एक्सपेक्टेड हो या आपका मैराथन क्लासें हो, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको सोल्व कराया जा रहा है। और आपका सपोर्ट होगा तभी तो हम आपको कुछ कर पाएंगे भाई। आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं है, बिल्कुल अधूरे हैं, कुछ भी नहीं है। आपका जितना ज़्यादा सपोर्ट रहेगा
उतना आय आपका होता है। सारा दिन की मेहनत आपकी सपोर्ट से हमारी मेहनत बिल्कुल छोटी हो जाती है, पूरी थकी उतर जाती है जब आपका पूरा सपोर्ट मिल जाता है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े रहते हैं, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं, है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका है, आपका हो जाएगा सी नंबर त्रिस्तरीय अर्थात 3 स्तर। याद रखिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत है ना, जो कि ग्राम स्तर पर होती है, पंचायत समिति जो कि मध्यवर्ती स्तर पर होती है, और जिला परिषद जो कि जिला स्तर पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जिसका आया है सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए बर्मा को भारत से जो अलग किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, अलग किया गया था। लेकिन अलग हुआ कब था, तो ये अलग हुआ था 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल 1937 को ये अलग हुआ था। अधिनियम तो आपका 35 था, लेकिन अलग हुआ था इतना। क्लियर है, याद रखिएगा। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखिए, भारत से एक प्रांत के रूप में एक शासित देश के 51 वर्ष समाप्त हो, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, इसका इतना रख लीजिए, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण देता है। तो दोस्तों अल्पसंख्यक जो आपके हैं उनके हितों की रक्षा करना, ये किस में आता है। चलिए यहाँ पर आंसर देना है 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डी नंबर जो आपका है 29 नंबर है ना, ऑप्शन मैंने आपका यहाँ पर डी नंबर अनुच्छेद 29 हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिया गया है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा न्याय राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। जो डीपीएसपी में जो जोड़ा गया आपका दोस्तों 42वें में कौन जोड़ा गया था। कह रहे हैं मादक पेय और ड्रग की खत्म को प्रतिबंध करना। अगला आपसे दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। समान न्याय और विधिक सहायता, ये ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है, करा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों क्या क्या है, तो पहला देखिए तो ये सभी है, तो इसमें ध्यान नहीं देना है, पहले ऑप्शन देना है। देखिए बी नंबर कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की प्रभुसत्ता अखंडता एकता है ना, संप्रभुता अखंडता एकता बनाए रखना। मतलब ऑप्शन इसका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और मतलब ऑप्शन इसका ये होगा। और ए में क्या है, ये सभी, ठीक है ना। याद रखिए कभी कभी ऐसा होता है कि भैया ए और डी में परिवर्तन, देखो ए में ही सब सभी कर दिया है तो आप डी मत लगा दीजिएगा। मतलब आप अगर यहाँ पर क्या भर रहे हैं, ओएमआर सीट भर रहे हैं और आपने बी सी डी सही हैं, तो आप कहेंगे तीनों सही हैं तो डी लगा दे, नहीं। याद रखिएगा यहाँ पर देखो ए को बोल दिया है ये सभी, तो ए को ही लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। सबके साथ ऐसा हो जाता है ना, इधर से उधर हो जाता है, कभी कभी होता है कि ये हमको नहीं आ रहा है तो छोड़ देते हैं, बाद में क्या हुआ अगले आंसर का उसी में जो छोड़े थे उसी में गोला कर देते हैं। ये मानवीय गलतियां सबसे हो जाती हैं और कहीं कहीं इसी चीज़ों को आपको पहले से ट्रेन कराया जाता है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे कह रहा है संसद का काम होता है कानून यहाँ पर करना। ठीक है, कानून निर्माण करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएगा कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यहाँ पर ऑप्शन देना है। तो दोस्तों सरकारिया आयोग का संबंध किससे, तो आपके केंद्र राज्य संबंध से है, ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर है, केंद्र राज्य संबंध इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है। दोस्तों लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति मतलब उसे जो लोकसभा है उसका विघटन कर सकती है दोस्तों, है ना, यहाँ पर भंग कर सकता है भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों याद रखिएगा एक पॉइंट कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार जो आपका होता है वो किसके साथ, किसके पास, भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अगर पूछे कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है तो भी बताइएगा भारत के राष्ट्रपति। याद रहेगा। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले स्वतंत्र राज्य यहाँ पर इनमें से कौन सा है। देखिए 15 नंबर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश जो ऑप्शन है यहाँ पर ये नंबर आंध्र प्रदेश है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है। लोकसभा में पद धारण मतलब लोकसभा बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए, तो आप कहेंगे 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा पूछा गया है तो लोकसभा के लिए सी नंबर हो जाएगा। अगर यहीं पर राज्यसभा हो जाता तो आप लोग बोलते 30 वर्ष। यहीं पर वोट देने का अधिकार अगर पूछ लेता, वोट देने का अधिकार तो 18 वर्ष। अगर आपको लेखपाल आपको बनना है क्या, गांव का जो क्या होता है ग्राम पंचायत अर्थात जो आपके प्रधान वगैरह उसको बनने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। अगला बताइएगा, कह रहा है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। 17 नंबर ऑप्शन लॉक किया जाए।
चलिए, कह रहा है सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं। देखिए, भारत की जो संघ है इसमें से भाई याद रखिए उपराष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इनमें से जो आपके राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ये आप शामिल नहीं होते हैं। तो आप समझेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। चलिए 19 नंबर है, कह रहा है कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये होता है वैधानिक निगम। क्या? वैधानिक निगम, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताइएगा, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर जो आपका 124 है, आर्टिकल नंबर 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन राइट हो जाए आपका डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो दोस्तों ये बताइएगा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसमें है। तो आपके सर्वोच्च न्यायालय और आपके उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यहाँ पर आंसर जो आपका है नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब कभी कभी आप सोचो नहीं सर्वोच्च न्यायालय केवल कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय आपको लगाना याद रखिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है। बताइए, भारत में जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है ये किस मंत्रालय के अधीन है। दोस्तों याद रखिए गृह मंत्रालय, ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है राइट हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट स्थापित करना है, ऐसा अधिकार किसके पास है। ऐसा अधिकार है दोस्तों याद रखिएगा आपके संसद के पास है, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, संसद के पास। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों याद रखिए 24 नंबर में यहाँ पर जो आपका है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय इनका जरूर ध्यान रखना चाहिए, है ना। यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। इसमें जैसे क्या होता है कि अगर आपको सरकार ने कह दिया कि आपको लैपटॉप बांटे जाएंगे, है ना, कुछ को मिलते हैं कुछ को नहीं मिलते हैं, लेकिन आप लोग केस नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये अबाध्य योग होते हैं, इसमें किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से इनमें से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। मौलिक कर्तव्य, दोस्तों याद रखिए मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो किसमें हैं। तो आपके भाग 4 के का में, क्या भाग 4 के का में है, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में नहीं थे लेकिन बाद में इनको ऐड किए गए थे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में यहाँ पर है। तो चलिए बताइएगा 343 जो आपका है किसके बारे में दिया गया है, किसके बारे में यहाँ पर बताया गया भाई। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 343 में ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, संघ की जो राजभाषा है। क्या? संघ की राजभाषा, जिसको ऑप्शन है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। दोस्तों बताइएगा कि धन विधेयक को जो परिभाषित करता है इनमें से कौन परिभाषित करता है। धन, और धन भैया आपके पास 10 रुपये से कम नहीं होना चाहिए, नहीं भिखारी भी नहीं लेता है ना, कहेगा भैया 10 रुपये चाहिए। तो इसे याद रखिएगा कि धन अगर आपका है तो भैया आपको क्या है, भिखारी को 10 से कम नहीं देना है। मतलब 10 का मतलब हो गया 110। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 110 में क्या है, धन विधेयक आपका है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं कि आपके पेड एग्जाम 2021 में पूछे गए प्रश्न कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो आपका है किस में आता है भाई। आर्टिकल नंबर आपका 40 और आर्टिकल नंबर 40 आता है किसमें, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। बताइए संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो किसने रखा था। दोस्तों यहाँ पर याद रखिए जवाहरलाल नेहरू, क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा,
ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 2021 में भी पूछा गया और 2022 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। मतलब ये है, हमने आपको बताया है कि भैया रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना। समझिए कि पॉलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 5 क्वेश्चन होते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं। अब समझिए कि हिस्ट्री आपकी आती है 10 नंबर की, है ना, और 10 नंबर की आती है तो 4 शिफ्ट में 40 नंबर और 2 साल में 80 क्वेश्चन, है ना। तो समझिए कि अगले साल कितने होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही फंस जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़िएगा, है ना, जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और हमने उसकी प्लेलिस्ट बना भी दिया है, तो आप मास्टर वीडियो वाली सीरीज में जाइए, उसमें से सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और ये जो संबंधित है भाई, वो आपके किससे संबंधित है। तो ये है आपका जो अनुच्छेद आपका 21 का ए है ना। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 21 के फर्स्ट में इसे रखा गया है ना, शिक्षा का अधिकार, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये ऐड किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। देखिए राज्य सूची में क्या नहीं आता है, तो पहला पॉइंट दिया है, कह रहा है दंड संहिता, है ना, क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। अच्छा भाई, कह रहा है दंड प्रक्रिया संहिता, फिर दिया है जेल, फिर दिया है कानून और व्यवस्था, फिर दिया है पुलिस, है ना। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में हमें ऐसा लग रहा है कि गलत है। कह रहा है भारत के संविधान में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं। देखो ये नहीं शब्द आपको गलत है, क्योंकि भैया यहाँ पर राज्य सूची में क्या है, पुलिस होती है। क्यों, क्योंकि दंड संहिता, जेल और कानून व्यवस्था ये संघ में है, तो यहाँ पर जो पुलिस है आपके राज्य सूची से है, तो यहाँ पर नहीं को हटा दीजिएगा, तब आंसर आपका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो भैया भारतीय संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, संविधान ही आपका सर्वोच्च भी है, शक्तियों का वितरण भी है, अर्ध संघीय संरचना है, लेकिन जो दिया गया है प्रतिबंध न्यायतंत्र, ये आपका नहीं है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देश करता है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत होते हैं आपके नीति निर्देशक तत्व में, और आर्टिकल नंबर आपके यहाँ पर किस में, तो आर्टिकल नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 40, जो अनुच्छेद है आपका 40, ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है। अगला दिया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप देखिए 2022 में, है ना, फिर से रिपीट हुआ। तो यहाँ पर देखिए आपका जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो आपकी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है कौन, तो दोस्तों ये जो होते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब 2021 के 5 क्वेश्चन रिपीट हो चुके 2022 में। अगला दिया है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, देखो इससे रिलेटेड आपका लोकसभा पूछा गया था, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब भी हो जाएगा 6 वर्ष। क्या हो जाएगा, 6 वर्ष जो आपके हैं इनका कार्यकाल होता है। याद रखिए किसका, राज्यसभा का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। पहले का जवाब यहाँ पर देना है और सभी लोग जवाब दीजिए, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 1 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और काफी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर, तो आपका जवाब आ रहा है डी नंबर। याद रखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, डी नंबर, राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि लगभग देखा जाए 2/3 हिस्सा, क्या 2/3 हिस्सा जो कि लिया गया है आपके 1935 के अधिनियम से लिया गया था। याद रखिएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शासन की एकात्मक इकाई का लाभ क्या है। शासन की एकात्मक पद्धति का जो लाभ है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर में, तो 2 का जवाब देना है और 2 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। याद रखिएगा दृढ़ राज्य, क्या भारत की एकात्मक पद्धति जो लाभ होता है दृढ़ राज्य होता है, ऑप्शन बी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश का लिखित संविधान अलिखित संविधान है। यहाँ पर बताइएगा कि किस देश का अलिखित संविधान है। यहाँ पर देखिएगा कि कहाँ का संविधान लिखित नहीं है ना, बात तो वही हो गई, घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यूके का संविधान। याद रखिए यहाँ लिखित संविधान आपका नहीं है। वहीं पर देखा जाए यूके मतलब होता है ब्रिटेन, ठीक है, यूके मतलब क्या होता है, ब्रिटेन होता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, तो आपका भारत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था।
भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जवाब दीजिएगा। यहां पर ऑप्शन आ रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही है। याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपको राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इनको संविधान सभा का जो एक प्रकार से अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना। जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि आपके 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से चुने गए थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आ गया है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां से देख सकते हैं? मतलब देख सकते हैं कि आपके जो आदर्श हैं है ना संविधान में, तो वो आपकी किसमें? प्रस्तावना में मिलेंगे। किसमें? तो आपके प्रस्तावना में। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है आपका? चलिए याद रखिए अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो चलिए बताइएगा किस रूप में घोषित किया गया है। तो यहां पर दिया है एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, और इसके बाद यहां पर दिया गया है एक प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसको नोट करिएगा और इसे आज आप लोग व्हाट्सएप के स्टेटस में लगाइएगा, क्योंकि आपको याद है अगर ये क्रम से आ गया तो आप लोग गलती कर दोगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, क्योंकि पॉलिटी में देखा जाए 80% से ज्यादा आप लोगों को आता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके डाउट में होते हैं, उन्हीं का रिवीजन आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? चलिए डेट बताइए यहाँ पर, सही जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 26 नवंबर 1949। देखिएगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा कि आपका भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना कब? 26 नवंबर 1949 आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है संविधान के उद्देश्य का अर्थात प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? तो चलिए बताइएगा कि संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या संशोधन आपका किया ही नहीं गया है? तो आप सभी को पता है किया गया है, लेकिन 1 बार किया गया। कितना? 1 बार किया गया है। कब किया गया है? कोई बताएगा? कोई बताएगा कब किया गया है? याद रखिए 1976 में। कब? 1976 में किया गया था संविधान संशोधन, जो कि कह सकते हैं 42वें संविधान संशोधन। कौन? 42वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत परिवर्तन इस संशोधन में आपके हुए थे। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? चलिए बताइएगा कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। 9 नंबर में पहला दिया है मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखो राजनीतिक पूछा है कि राजनीतिक नहीं है, है ना। राजनीतिक नहीं है तो कौन सा? ऑप्शन बी, यहाँ पर जीवन का अधिकार। यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि हमने बताया था जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या? जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल नंबर आपके 21 में यहाँ पर दिया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको याद होगा कि ये ऐसा मौलिक अधिकार है जो किसी भी स्थिति में खत्म नहीं किया जा सकता है, चाहे आपका आपातकाल आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, लेकिन आर्टिकल नंबर 21 कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। भारत एक है। अब ये बताइए भारत एक है कैसा आपका यहाँ पर है? एक तंत्र है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है, या कुलीन तंत्र है? यहां पर जवाब देना है आपका सही जवाब। चलिए ऑप्शन आ रहा है 10 नंबर में, यहां पर सी नंबर एक लोकतंत्र है। याद रखिए कि लोकतांत्रिक शब्द लिखा होता है लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध क्या होता है? लोकतंत्र होता है। यहां पर याद रखिए शुद्ध क्या होता है? लोकतंत्र होता है। तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो बताइएगा कि मिनी संविधान के नाम से यहां पर किसे जानते हैं? कौन सा संशोधन हुआ था जो कि लघु संविधान या मिनी संविधान कहलाया गया? चलिए 42 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मतलब कह सकते हैं इसका सी नंबर अब आ रहा है 42वां। तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। इसमें से बहुत ऐसे आपके प्रस्ताव भी किए गए थे और प्रस्तावना को भी यहाँ पर रीडिंग की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, अर्थात एकल नागरिकता जो ली गई है वो आपकी कहाँ से ली गई है? यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते
हैं एकल नागरिकता आपके ब्रिटेन से, दोहरी नागरिकता आपके अमेरिका से, और एक देश ऐसा भी है जहां पर 3 प्रकार की नागरिकता होती है जो कि आपका है स्विट्जरलैंड, है ना। तो स्विट्जरलैंड में कैसी नागरिकता है? तिहरी नागरिकता है, तिहरी नागरिकता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो यहां पर आपका जवाब जो बनेगा वो ए हो जाएगा। इंग्लैंड से एकल नागरिकता यहां पर ली गई है। ऐसे याद रखिएगा कि जो आपका इंग्लैंड है वो हमेशा चाहता था कि सब लोग कैसे रहें, अकेले रहें, और इसीलिए लड़ाता था और दूर दूर कर देता था। तो अकेला रहना कौन कहता था? इंग्लैंड रहने के लिए कहता था, है ना। और दोहरी नागरिकता कौन? तो आपका यूएसए अर्थात अमेरिका। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है यहां पर बताइएगा। ये कैसी सरकार होती है दोहरी नागरिकता? संघीय सरकार होती है। ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर? बी नंबर राइट हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में आपको बता दें तो आप अपने देश में देखते हो, आपके भारत में अगर आपको यूपी से अगर आपको एमपी जाना है तो आपको किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, और एमपी में आप लोग चले जा सकते हैं। चाहे आप किसी का मर्डर कर दीजिए, है ना, किसी का मर्डर कीजिए और अपाची उठाइए और एमपी पहुंच जाइए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाना है तो आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। यही होता है कि दूसरे राज्य में जाओगे तो एक प्रकार से देखा जाए नागरिकता ही हो गई, तो इसीलिए बोला जाता है दोहरी नागरिकता, ठीक है ना, याद रहेगा। कुल मिला के आपको समझाने का तरीका बताया है। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, संघीय सरकार का यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो चलिए बताइएगा कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है। चलिए, सभी लोग जानते हैं कि ये भारत आपका इतना चालाक है, इतना चालाक है कि सभी से मांग मांग कर क्या कर दिया है, यहाँ पर सबसे बड़ा संविधान कर दिया है। और आज भी सांसें नहीं ले रहा है, आज भी लगातार यहाँ पर उछल कूद करता रहता है, अर्थात आपके संविधान में अनुच्छेदों की बौछार लगाया रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए नंबर राइट हो जाएगा, भारत हो जाएगा, ठीक है ना। आज भी संविधान क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए थे। तो चलिए, मूल अधिकार जो कि आपको बोला जाता है मौलिक अधिकार, याद रखिए। मूल अधिकार में काफी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने ये तो नहीं पढ़ा है, हमने मौलिक अधिकार पढ़ा है। तो याद रखिए, मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार कहा जाता है, याद रखिएगा। जो कि कहां से लिए गए हैं? तो आपके अमेरिका से लिए गए हैं। यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन आता है। तो चलिए बताइएगा कि एक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की आधिकारिकता के अधीन जो आता है क्या आ जाता है। चलिए समझिए और बताइएगा। चलिए बताइएगा कि आपका उच्च न्यायालय अर्थात आपका सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट दोनों के मतलब अधीन यहाँ पर आता है ये केस अगर होता है तो। कौन सा? मूल अधिकारों का संरक्षण। याद रखिए, हमने बताया मूल अधिकारों का संरक्षण ये आपका सुप्रीम कोर्ट भी करती है और आपके यहाँ पर हाई कोर्ट भी करती है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट करता है 226 के तहत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो ये बताइए, मौलिक अधिकार जो आपके थे प्रारंभ में वो कितने थे? आप सभी को याद होना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा? तो प्रारंभ में दिया गया है, लेकिन काफी स्टूडेंट इतने भी चालाक है, यहां पर जवाब दे रहे हैं यहां पर ए नंबर। लेकिन भाई साहब यहां पर प्रारंभ दिया गया है, तो ये बताइए प्रारंभ में क्या 6 थे क्या? आप लोग मतलब ABCD की तरह बिल्कुल चलते रहते हो। क्या टाइपिंग हो रहा है, क्या मतलब है? यहाँ पर प्रारंभ में पूछा है और प्रारंभ में कितने होते हैं, कितने थे? तो आपके 7 थे, है ना। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपके 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर और कहाँ पर भेज दिया गया? तो आपके मतलब 300 के ए में इसे रख दिया गया है। कब हटाया गया था? तो पैसे को अर्थात संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में। 1978 कब? तो आपके 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाकर बाहर कर दिया गया। क्लियर हो गया। तो कितने बचे हैं? तो आपके अब बचे हैं कितने? 6 बचे हैं। समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश होते हैं। चलिए, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? न्यायिक आदेश की बात करते हैं, रिट जिसे बोलते हैं, क्या रिट बोलते हैं। और रिटों की संख्या कितनी होती है? 5 आपके भारतीय संविधान में आपकी है। एक होती है बंदी, दूसरी होती
होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड होता है परमादेश, तीसरा होता है प्रतिषेध, चौथा होता है उत्प्रेषण और पांचवा होता है अधिकार परीक्षा। क्लियर हो गया ना? तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? तो चलिए बताइएगा कि अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। यहाँ पर 19 नंबर में क्या बन सकता है? तो चलिए 19 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यहाँ पर संपत्ति का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। याद रखिएगा ये एक विधिक अधिकार है। कैसा है? ये विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? यहाँ पर ये कथन जो है ये किसका है? तो याद रखिए लास्की, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर लास्की ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, एक पॉइंट आपको याद आ रहा है, आइवर जोनिंग। क्या आइवर जोनिंग याद आ रहा है? तो इसे भी नोट करिए। आइवर जोनिंग कौन थे? आइवर जोनिंग वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर भारत में जो संविधान है, तो भारत के संविधान को उधार का थैला कहा है। किसने? भारतीय संविधान को उधार का जो थैला कहा है वो किसने कहा है? तो आइवर जोनिंग ने कहा था। तो इस पॉइंट को याद रखिए क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये बताइए नीति निर्देशक सिद्धांत, इनकी अवधारणा कहाँ से ली गई है? 21 नंबर में लॉ करना है। याद रखिए अगर आपके नीतियां क्या हो, दृढ़ हो और मजबूत हो, तो आयरन जैसे मजबूत होना चाहिए। क्या आपके अंदर यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम पीटी पास कर लेंगे, अर्थात यहाँ पर जो नीति निर्देशक हैं वो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? मतलब आपके भारतीय संविधान में यहाँ पर भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। हमने मॉडल पेपर में आपको बहुत ही बार बताया है कि नहीं बताया है कि जो आपके नीति निर्देशक तत्व तो आपके दिए गए हैं, है ना, जो कि आपके 36 से लेके 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक यहाँ पर कह सकते हैं कि समानता वाली बातें और यहाँ पर कल्याणकारी वाली बातें दी गई हैं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्रस्तावना तो है नहीं है, मौलिक अधिकार भी नहीं है, तो कौन बनेगा? तो यहाँ पर संविधान का भाग यहाँ पर चौथा है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं। क्या? यहाँ पर कल्याणकारी राज्य, ठीक है, कल्याणकारी राज्य इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, एक किसका होता है? नोट करिएगा और जल्दी से यहाँ पर लॉक करिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लॉक भी करते जाइएगा, ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलिए उपराष्ट्रपति यहाँ पर 23 नंबर में ऑप्शन आ गया है। चलिए लॉक करिए है। आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पर उपराष्ट्रपति के लिए तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होना जरूरी है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? ये बताइए, भारत का एक राष्ट्रपति है, ये अभिन्न अंग होता है, ये किसका होता है? चलिए 24 नंबर में ऑप्शन ए हो जाएगा संसद का। किसका? ये संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? चलिए बताइएगा कि भारत के राष्ट्रपति जिन्हें निर्विरोध चुना गया था ये आपके कौन थे? जवाब आ रहा है यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर, यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? तो बुलाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाने का कार्य करते हैं? राष्ट्रपति। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? याद रखिए अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है इस समिति की। क्लियर हो गया है? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो कितनी होती है?
तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 27 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 25 वर्ष, सॉरी राज्यसभा दिया है ना, तो राज्यसभा के लिए होता है कितना, 30 वर्ष होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए बताइएगा, भारतीय संसद का जो संयुक्त सत्र है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। तो अभी हमने बताया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है ना। तो बताइएगा कि यहाँ पर कि धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है कौन, तो आपका अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। आप लोगों ने बड़ी जल्दी से नकल भी कर लिया है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे आ गया क्वेश्चन कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अतिरिक्त की बात किया गया है, क्या अतिरिक्त की बात किया है, तब आप लोग जवाब क्या देंगे। तो याद रखिए ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर। यहाँ पर 33 है, क्योंकि आपको पता है 33 + 1 है ना, वर्तमान में सबको लगा के यहाँ पर 34 है, तो ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो बताइएगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये कौन से संशोधन के द्वारा हुआ था। यहां से क्वेश्चन आपका पक्का होता है और 31 का ऑप्शन यहां पर बनेगा सी नंबर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इसी के माध्यम से यहां पर जोड़ा गया था, आपके यहां पर कह सकते हैं कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में शामिल है। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र में जो शामिल है वो आपके कौन इनमें से शामिल है। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर गांव के लिए ग्राम पंचायत है ना, ग्राम के लिए ग्राम पंचायत, और ब्लॉक स्तर के लिए ब्लॉक होती है ना, जिसे पंचायत समिति कहते हैं, और जिले के लिए होती है जिला परिषद। कुल मिला के बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ पर बताया कि अगर किसी गांव का विकास करना है तो गांव के लिए यहाँ पर ग्राम पंचायत होना चाहिए, और ब्लॉक का विकास करना है तो पंचायत समिति होना चाहिए, और जिले का विकास करना है तो जिला परिषद बना दीजिए। आपका वो राज्य क्या हो जाएगा, वो जो आपका जिला है पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि सही हो जाएगा, है ना। मतलब हर एक व्यक्ति को सभी योजनाएं मिलेंगी, हर एक प्रकार से वो परिचित होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पर इस गठन मतलब कह सकते हैं कि बलवंत राय ने एक गठन किया था, जो कि एक समिति का गठन किया था, ये 1957 में। कब, 1957 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बलवंत राय मेहता राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान की मुख्य विशेषता इनमें पूछा गया है कि निम्न में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। चलिए भारतीय संविधान की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। जनता के संप्रभुता, पंथ निरपेक्ष राज्य, राज्य के मौलिक अधिकार, या गणराज्य व्यवस्था। 1 का ऑप्शन देना है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, धन्यवाद जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।